आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। आज मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में 3 मुख्तलिफ औकात में 3 मुख्तलिफ बेंचेस, जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी आईनी बेंच, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में 6 रुकनी लाजर बेंच और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी रेगुलर बेंच ने अदलिया के इख्तियार से मुतल्लिक बुनियादी तौर पर एक ही मामले पर समाअत की। साबिक चीफ जस्टिस के अलविदाई एशाइये के साथ अलविदा होने वाली अदालती तकसीम का तासुर भी जाता रहा। सुबह 10 बजे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला सुनाया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने केस का फैसला सुनाते हुए 2 टोक अल्फाज में यह वाज़ेह किया कि एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल की जानिब से जानबूझकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की गई, इसलिए एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस वापस लिया जाता है। फैसले में वाज़ेह किया गया है कि जजेस कमेटी और आईनी कमेटी ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। अदालत ने कमेटियों के इख्तियार पर फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेज दी है। फैसले में कहा गया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी और जजेस आईनी कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। अदालती वक़ार के पेश नजर तौहीन अदालत का नोटिस कमेटियों को नहीं कर रहे। ये अहम मामला है। चीफ जस्टिस हमेशा के लिए इसे तय करने के लिए फुल कोर्ट तश्कील दें। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत केस का हुक्मनामा जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया और हुक्मनामा 20 सफ़ात पर मुश्तमिल है। नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले में यह कहा है कि अदालत के सामने इब्तदाई तौर पर 2 सवालात थे। पहला सवाल यह था कि क्या कोई मुकदमा जिस पर जुज़वी समाअत हो चुकी हो बेंच से वापस लिया जा सकता है। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ऐसा मुकदमा वापस या डी लिस्ट नहीं किया जा सकता। दूसरा सवाल यह था कि क्या इंतजामी ऑर्डर से अदालती ऑर्डर को खत्म किया जा सकता है। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इंतजामी ऑर्डर से जुडिशल ऑर्डर को खत्म नहीं किया जा सकता। फैसले में कहा गया है कि रजिस्ट्रार ऑफिस को हुक्म दिया जाता है कि जजेस इख्तियारात से मुतल्लिक मुकदमा वापस 3 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। 1:20 पर नाजरीन जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में 6 रुकनी लाजर बेंच ने समाअत की। अब बेंच ने 4 जजेस की अक्सरियत के साथ एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जारी शोकॉज नोटिस के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील निपटा दी। लेकिन दौरान समाअत जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के जिनकी शमूलियत पर जस्टिस मंसूर अली शाह जजेस कमेटी को खत लिखकर एतराज उठा चुके थे, उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार किया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने 2 रुकनी बेंच के फैसले पर इज़हार नाराजी करते हुए ये रिमार्क्स दिए कि जिस अंदाज में तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया गया है, अब मैं कमेटी इजलास में नहीं जाऊंगा। जब तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म कर दी गई तो ऑर्डर कैसे दिया गया। इस फैसले में तो मुबैना तौर पर तौहीन करने वालों में चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी शामिल कर दिया गया है। क्या मुबैना तौर पर तौहीन करने वाले फुल कोर्ट तश्कील देंगे। दौरान समाअत वकील नजर अब्बास ने बेंच से दरख्वास्त की कि मेरे मौकल के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया जाए। हम अपनी इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेना चाहते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आप अपना क्लेम वापस ले सकते हैं, लेकिन अपील वापस नहीं ली जा सकती। बेंच में मौजूद जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी दौरान समाअत 2 रुकनी बेंच की जानिब से फुल कोर्ट की इस्तदा पर इंतहाई सख्त रद्द अमल दिया। उनका यह कहना था कि जो फुल कोर्ट बनेगा, क्या इसमें मुबैना तौहीन करने वाले 4 जजेस भी शामिल होंगे। हमें नोटिस दे देते, हम 4 जजेस उनकी अदालत में पेश हो जाते। दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्ला ने तमाम जज साहिबान से हटकर मुख्तलिफ राय दी। उनका कहना था कि अगर ये बेंच कार्रवाई जारी रखना चाहता है तो मैं बेंच से अलग हो जाऊंगा। हमारे सामने इस वक्त कोई केस है ही नहीं। हमारे सामने जो अपील थी वो गैर मौसर हो चुकी है। अगर बेंच कार्रवाई जारी रखना चाहता है तो मैं माजरत करूंगा। लेकिन वाज़ेह रहे कि नोटिस के हवाले से जस्टिस अतर मिनल्ला ने बहरहाल अपने बेंच में बैठे जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस मजहर साहब का साथ दिया। आपको बताते हैं जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने आज रिमार्क्स दिए कि हमें बताया जाए कि कमेटी पर एतराज किया गया, क्या कमेटी आइन के खिलाफ जा सकती थी। मेरी राय में आईनी सवाल आ जाए तो वो मुकदमा खुदकार तरीके से आईनी बेंच के सामने चला जाता है। मिलिट्री कोर्ट्स केस किसी ने मुंतकिल नहीं किया, वो खुद मुंतकिल हुआ। जब रेगुलर बेंच में मेरे सामने आईनी नुक्ता आएगा तो मेरे लिए वो केस सुनना ही हराम हो जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के जजेस कमेटी को खत लिखने पर एतराज उठाते हुए जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने दौरान समाअत भरमी का इजहार किया और यह सवाल उठाया कि हमारे बारे में कहा गया है कि 2 जज बेंच में ना बैठें क्योंकि उनका मुफाद का टकराव है। पहले बताइए कि हमारे मुफादात क्या हैं और इनका टकराव क्या है।
जस्टिस जमाल खान मंदोकेल का कहना था कि हम इस सवाल को हमेशा के लिए तय करना चाहते हैं ताकि रोज रोज तमाशा ना लगा रहे। इस खौफ से मैं जजेस कमेटी में भी नहीं बैठूंगा कि कहीं कोई बेंच मुझे तौहीन अदालत का नोटिस ना जारी कर दे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी कहा कि ये तो नई अदालती नजीर हो गई कि मेरा ऑर्डर है कि फलां जज केस ना सुने। जस्टिस अतर मिनल्ला ने यहां रिमार्क्स दिए कि ऐसे तो आधे जजेस कोर्ट में बैठ ही नहीं सकेंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोकेल का कहना था कि ये तो ऐसे ही हो गया कि तेरा जज है, ये मेरा जज है, हमें बताया जाए हमारे क्या मुफादात थे, हमें क्या फायदा मिला। 11:30 बजे जब सारी अदालतें बंद हो जाती हैं हम तब भी केस सुनते हैं। एक तरफ कहा जाता है कि फायदा उठाने वाले जज हैं, दूसरी तरफ कहा जाता है कि मुतासरा जज हैं। क्या यह मामला अब आलमी अदालत इंसाफ में जाएगा? मुफादात का टकराव क्या है ये बताना पड़ेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि हमारे साथ वो हुआ कि जिसे कहा जाता है कि कुछ भी नहीं कहा और कह भी गए। जस्टिस जमाल खान मंदोकेल ने मजीद कहा कि यह हमारी नेक नियति पर सवाल उठाया गया है, इस मामले को क्लियर करना पड़ेगा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि 6 जजेस का खत क्लासिकल मिसाल थी, वो खत आज भी मौजूद है। कौम, सियासतदानों और जजेस ने तारीख से सबक नहीं सीखा। आज सुबह एक अखबार की शह सुर्खी पड़ी कि जिसमें सीनियर सियासतदान ने कहा कि मुल्क में जमहूरियत है ही नहीं। नाज़रीन, इसके साथ ही अदालत उज़्मा ने केस निपटा दिया। 4 जजेस ने अक्सरियती फैसले में कहा कि तफसीली वजूहात बाद में जारी करेंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस शाहिद वहीद ने अक़लियती राय देते हुए आज कहा है कि मुकदमा निपटाने की हद तक तो अक्सरियती फैसले के साथ हैं, तफसीली वजूहात बाद में जारी करने की हद तक अक्सरियती राय से इख्तलाफ करते हैं। तीसरी अहम तरीन समात आज 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में हुई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी आईनी बेंच ने यह की। कोर्ट रूम नंबर 2 में यह समात हुई। यहां भी जस्टिस जमाल खान मंदोकेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर फुल कोर्ट की तश्कील के खिलाफ दिखाई दिए, जबकि जस्टिस आयशा मलिक ने फुल कोर्ट बनाने की हमायत की। जस्टिस आयशा मलिक ने यह रिमार्क्स दिए कि फुल कोर्ट तश्कील देने पर पाबंदी तो कोई नहीं है, जबकि जस्टिस जमाल खान मंदोकेल ने कहा कि जजेस की नामजदगी जुडिशल कमीशन करता है, केसेस की फिक्सेशन 3 रुकनी कमेटी करती है। दौरान समाअत जस्टिस आयशा मलिक ने कस्टम्स एक्ट के सेक्शन 2021A की आईनी हैसियत के बारे में केस सुनने से माजरत कर ली और उन्होंने ये कहा कि मैं केस नहीं सुन सकती, इसकी अलग से वजूहात दूंगी। अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि केस 1 हफ्ते के लिए मुलतवी करें। वकील बैरिस्टर सलाउद्दीन आगे बढ़े और कहा कि इस मामले में काफी तनाज़े है, इख्तियारात से मुतल्लिक एक ऑर्डर भी आ गया है, इस केस को जल्द निपटाना होगा। समात आगे बढ़ी तो वकील हामिद खान और फैसल सिद्दीकी रोस्ट्रम पर आ गए। नाज़रीन, दरख्वास्त गुजारों ने आईनी तरमीम के खिलाफ फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा की और वकला ने यह मौक़िफ़ अपनाया इज्तिमाई तौर पर कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। जस्टिस जमाल खान मंदोकेल ने रिमार्क्स दिए कि अभी आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक फुल कोर्ट तो नहीं बन सकता, आईनी बेंच में जजेस की नामजदगी जुडिशल कमीशन करता है। वकला ने इस्तदलाल किया कि सुप्रीम कोर्ट में मौजूद तमाम जजेस पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा मुमकिन नहीं, आईनी मामला सिर्फ आईनी बेंच ही सुनेगा। आईनी बेंच में मौजूद तमाम जजेस पर फुल कोर्ट ही तो बनाया गया है। जुडिशल कमीशन ने जिन जजेस को आईनी बेंच के लिए नामजद किया वो सब इस बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने वकला से मुकालमा किया कि फुल कोर्ट के मामले पर आप खुद कंफ्यूज्ड हैं, आप इस बेंच को ही फुल कोर्ट समझिए। दौरान समात जस्टिस आयशा मलिक ने दरख्वास्त गुजार बैरिस्टर सलाउद्दीन से मुकालमा किया कि आप ये दलाइल भी दे सकते हैं कि मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद ही नहीं हुआ। अदालती फैसले पर अमल दरामद ना होने से हाउस मुकम्मल नहीं था। इसके साथ ही अदालत ने केस की समात 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर तमाम फ्री कैन को नोटिस भी जारी कर दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के मुकदमात की समात के दौरान अदालत उज़्मा की इमारत में खसूसी इंतजामात किए गए हैं। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक इंसाफ समेत 2 दर्जन के करीब दरख्वास्तें दायर की गई हैं और अदालती हाथों में जन्म लेने वाला ये अलमिया मामूली इख्तिलाफ राय का नहीं रहा, इख्तियारात की तकसीम का है। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के अहाते में पैदा होने वाली खलीज गहरी ही नहीं नुमाया हो चुकी है। और आपको बताते चले आज ही फैसला किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में मजीद 8 जजेस जो हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे, जिसको बहुत से लोग कोर्ट पैकिंग के मुतरादिफ करार दे रहे हैं। बात करेंगे ये खलीज, ये ओपन किस्म की जो एक जुडिशल सिविल वॉर करार दिया जा रहा है लोगों के करीब, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर हसनात मलिक मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, इससे पहले कि हम 2 रुकनी बेंच के ऑर्डर पे आएँ कि जो आज मंसूर अली शाह साहब ने दिया है कि ये
वाकई एडिशनल रजिस्ट्रार तो बली का बकरा बन गए। तौहीन अदालत तो जजेस सिलेक्शन कमेटी ने की है, दोनों ने। मगर एक जो 6 रुकनी बेंच, 6 जजेस पर मुश्तमिल बेंच दूसरी तरफ बैठा बादअज़ाम, वो इतना हाईली चार्ज्ड क्यों था? देखिए, एक तो मेरा ख्याल है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का जो रिटर्न आर्डर है उसमें कमेटी को जो कहा गया है कि उन्होंने फैसले की वायलेशन की और एक किस्म का उन्होंने चार्ज उन पे लगा दिया कि उन्होंने तौहीन अदालत की। फर्दर प्रोसीडिंग के लिए उन्होंने फुल कोर्ट मामला भेजा। हाँ। तो ये थोड़ा सा अगर वो रिस्टेन कर जाते, क्योंकि सबको पता है कमेटी ने किया है, क्योंकि जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट, अब इसमें 4 जजेस पे कंटेम्प्ट नोटिस करना और फुल कोर्ट में फिर उनको ही बिठा देना जो अक्यूज हैं, वो थोड़ा सा था ऑकवर्ड। दूसरी तरफ ये है कि जो आज 6 जजेस ने किया वो जो है वो एक मैटर था उनके पास इंट्रा कोर्ट अपील रजिस्ट्रार एडिशनल रजिस्ट्रार की। इसी की नजरबाज उन्होंने कहा जी मेरा चार्ज जो है वो डिस्चार्ज हो गया नोटिस, तो मैं केस विड्रा करता हूँ। लेकिन बाजार ये लगा कि उस पे 2 जजेस ने उस पूरी प्रोसीडिंग को अपॉर्चुनिटी जाना और एक किस्म का प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला माहौल बना, मीडिया के सामने रिमार्क्स दिए गए, जैसे मंसूर अली शाह को यानी इनडायरेक्टली अटैक किया गया और ये भी कहा गया कि जी हम तो तंज किए गए बहुत ज़्यादा, और ये कहा गया कि जी हम तो सिर्फ जो है वो अदालती फैसले नहीं मान रहे, हमारे कंटेम्प्ट जो आइन को नहीं मारा उसकी क्या सजा है। तो बज़ाहिर वो उस तरफ जा रहे थे, आर्टिकल 6 की कोई बेसिकली वो वाली लॉजिक के अदालती आपने बेसिकली ऑर्डर की वायलेशन करनी है या आइन की वायलेशन करनी है, हम तो आइन के साथ चल रहे हैं। मगर इंटरेस्टिंगली देखें, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मजहर जो हैं वो ही सबसे ज़्यादा आज बात कर रहे थे। इन्हीं 2 के हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत भी लिखा था कि उनका क्या एतराज़ था, इनको क्यों नहीं होना चाहिए बेंच का हिस्सा? देखिए, उनका ये था कि जुडिशल आर्डर मेरा है। हाँ। जुडिशल आर्डर के बावजूद भी कमेटी ने मामला आईनी बेंच को रेफर कर दिया और जुडिशल आर्डर को इग्नोर किया इन्होंने। और ये दोनों आईनी कमेटी का हिस्सा हैं। कमेटी का हिस्सा तो ये अपने केस में ही कैसे सुन सकते हैं जिधर कंटेम्प्ट हो रही है? और वो बात लॉजिकल भी है। हाँ। तो ये जो आज इन 2 जजेस की तरफ से आई बातें, ये यानी अनप्रेसिडेंटेड जो जिस आपने इतनी देर रिपोर्टिंग की है, कभी आपने अपनी पूरी रिपोर्टिंग करियर के अंदर इस तरह की तल कलामी और ओपन जाइब्स बगैर ये लग रहा है कि ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि मंसूर अली शाह को आइसोलेट किया जाए, और कर चुके हैं काफ़ी तक जजेस। देखिए, एक तरफ उनको जब ये जस्टिस काजी फैसा को निकालना था तो उनको कहा गया कि आप हमारे लीडर हैं, आप लीड करें। जब निकाल के सारे बेनिफिट ले लिए, बेनिफिशियरी अब कहते हैं जी हम आज तो इस पे भी सवाल उठा कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे। उन्होंने कहा कौन सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट है क्या, मुझे पहले बता दीजिए। रात 11 बजे के बाद तक तो हम लोग केसेस सुनते हैं और हम पे ये सवाल उठाया जा रहा है। ये बात ये है कि जो आईनी बेंच जहरी बात है उसकी पोजीशन उस जज की ज़्यादा डिफरेंट है और आम केसेस वाली और है। जैसे जमाल मंदोखेल जो हैं वो उनका आईनी बेंच का हिस्सा है। जैसे मोहम्मद अली मजहर अगर पुराना निज़ाम रहता वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना बन पाते, अब वो मजबूत उम्मीदवार हैं। हाँ, उम्मीदवार हैं। हाँ। तो 26वीं आईनी तरमीम के वो देखें तो अगर 3 महीने में जिस तरह के मामलात इनके पास आए हैं जो पावर को पॉलिटिक्स को शेप करते हैं और इंपॉर्टेंट केसेस वो इनके पास लगे हैं, मंसूर अली शाह के पास क्या लगे? ये अगर ये समझते हैं, सिंध हाई कोर्ट में हमने देखा है कि एक जज ने कहा जी कि हमारे और जज नहीं, सीनियर जजेस को आपने इग्नोर किया, और उसमें जस्टिस जमाल भी थे उस हिस्सा जिन्होंने 9वें नंबर के जज सिंध हाई कोर्ट को आईनी बेंच का सरबराह बनाया। वो हमेशा तस्करा भी करते हैं इस बात जी जी। तो वो एक जज ने सिंध हाई कोर्ट में कहा जी कि मेरे 8 सीनियर जजेस को इग्नोर किया गया, मैं आईनी बेंच का हिस्सा नहीं बनता। जमाल मंदोखेल साहब भी अगर ये बात करते तो फिर बात थी। वो कहते हैं जी मुझे आइन का तकाजा है, मैं बैठता हूँ। तो आइन में तो आर्टिकल 211 में बड़ा वाज़ेह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं हो सकती। यहाँ फिर इफ्तिखार चौधरी हों या काजी फैसा हों, उन्होंने फ़ायदे उठाए। खुद 209 आर्टिकल बड़ा क्लियर है उसकी लैंग्वेज। जैसे जमाल मंदोखेल ने मज़ाहिर नकवी को रिटायरमेंट के बाद कहा कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, हालांकि टैक्स में ये चीज़ नहीं है, आइन में ये चीज़ नहीं है, लेकिन उन्होंने आइन की तशरीह की है। तो आइन की तशरीह जो है वो मुख्तलिफ फैसलों में जो मंसूर अली शाह बात कर रहे हैं और इस पे बज़ाहिर ये लग रहा है कि उनको इस तरह एक मौजूदा हालात में एक तरफ बेनिफिशरी है 26वीं आईनी तरमीम के, जो सबसे अहम केस था वो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पटिशन 3 महीने नहीं लगाई गई। कोर्ट पैकिंग हो रही है, हाई कोर्ट में अपनी मर्जी के जज सियासी जमातें लगा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में अब 8 जज जो हैं जो आ रहे हैं उसमें वाज़ेह तौर पे हुकूमत अपनी मर्जी के जज चुन के लाएगी, यहाँ कोर्ट पैकिंग हो जाएगी। अब 26वीं आईनी तरमीम बेशक फुल कोर्ट सुन भी ले तो हुकूमत ने उसका माहौल बना लिया है, अब वो उनको मसला नहीं है। तो इसमें ये जजेस से सवाल तो होता है
कि ये आईनी बेंच के हिस्सा थे, जैसे जमाल और जैसे मोहम्मद अली मजहर, जैसे अमीनुद्दीन खान, सबसे पहले केस इनको 26वीं यानी तरमीम का लगाना चाहिए था। इन्होंने 3 महीने डिले क्यों किया? आपने बात और एक की तरफ अगर डिले किया तो जजेस की अपॉइंटमेंट को रुकवाया क्यों नहीं कि जब तक हम तरमीम पे फैसला नहीं करते आप रुक जाएं? आप मजीद ये सिलसिला रोकिए देखिए, और इंडक्ट ना कीजिए, आज अपॉइंट भी ना कीजिए आज भी जजेस। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये फैसला एक आर्डर आएगा कि जो मजीद अपॉइंटमेंट है थोड़ी रोकी जाए, लेकिन नहीं है। मुझे याद है 18वीं तरमीम में जब इस तरह का मामला आया तो इफ्तिखार चौधरी ने वो चीज़ें फिलहाल रोक दी थी कि जब तक फैसला ना हो कि ये सीनियर फीचर की वायलेशन तो नहीं हुई जो आईनी तरमीम 18वीं तरमीम में हुई। जब अप्रूवल हुई तब जो है वो जजेस की अपॉइंटमेंट हुई थी उसके बाद। लेकिन यहाँ हमने देखा कि जजेस अपॉइंट हो रहे हैं, आईनी बेंच बन रहे हैं मर्जी की हुकूमत के, और दूसरी तरफ सारा इल्ज़ाम जो है वो मंसूर अली शाह पे लगाया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ओथ दोनों जजेस का एक है। तो तकाजा तो ये है कि यहाँ जो है वो सुप्रीम कोर्ट की बात की जाती और कहा जाता है कि जी नहीं, हमारे सामने जो 26वीं यानी तरमीम के बाद टेक्स्ट है वो बड़ा क्लियर। देखिए, आइडियल सिचुएशन में हसनात आज जब 6 रुकनी बेंच बैठा था और विड्रॉ करना चाह रहा था आपका एडिशनल रजिस्ट्रार, विड्रॉ करके मामला खत्म हो जाना चाहिए था उधर ही, जिस तरह अतर मिनल्ला साहब ने भी कहा, ठीक है ना। मगर ये बात बढ़ाई गई, सुनी गई, मजीद सुनी गई, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि आपने कभी इस तरह के रिमार्क्स और ओपन बैशिंग नहीं देखी। मगर देखिए, बल्कि एक जज पे तो आप देखें इंडायरेक्टली आर्टिकल 6 की बात की गई ना जी, आइन की वायलेशन आप कर रहे हैं तो, और इतने तंज किए गए बहुत ज्यादा। तो मेरा ख्याल है कि मगर आप जो कह रहे हैं मंसूर अली शाह साहब आइसोलेट हो गए, आज अतर मिनल्ला साहब ने भी जब ये बात हो रही थी, जब जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस मजहर साहब बात कर रहे थे, मेरा जज तेरा जज अब बैठेंगे नहीं, जजेस कमेटी में नहीं बैठेंगे, अगला कोई इल्जाम लगा दिया करेगा, ये क्या तरीका कार है, यू नो, ये इसको तो इंडोर्स किया अतर मिनल्ला साहब ने। देखिए, अतर मिनल्ला साहब भी मेरा ख्याल है कि उन जजेस में से हैं जो समझते हैं कि मौजूदा हालात नहीं है कि हमें जो है वो इस किस्म की कंट्रोवर्सी विद इन इंस्टीट्यूशन बनानी चाहिए। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फ़िलहाल यूनिटी हो, 26वीं यानी तरमीम हम तब टेकअप करें जब हालात बाहर के मुवाफिक हों, हुकूमत थोड़ी कमज़ोर हो, क्योंकि हुकूमत ने भी वाज़ेह पैगाम दे दिया है जो अमीनुद्दीन खान साहब की जूरिस्प्रूडेंस है आईनी बेंच के सरबराह की, कि अगर फैसला एक इदारा समझता है कि गैर आईनी है तो फैसले पर अमल दरामदी ना कर। और इसी वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी की स्टेटमेंट भी आपके पास है। जब जज ही जजेस की जजमेंट नहीं मानेंगे और दूसरों को इंस्टिगेट करेंगे कि ना माने, तो फिर पीछे क्या रह जाता है। तो अतर मिनल्ला साहब का ये है कि थोड़ा सा टाइम लिया जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि मंसूर अली शाह साहब को ये मामला है कि वो ये समझते हैं कि एक तरफ कोर्ट पैकिंग हो रही है, आईनी बेंच बन रहे हैं, हर चीज़ की एंडोर्समेंट करवाई जा रही है, 20-25 साल का मनसूबा बन रहा है, और हम जो है वो चुप करके बैठे हैं, ये भी मुनासिब नहीं है। तो ये एक मसला आ रहा है। और मगर जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज कहा हसनात कि ये ऐसे तो आधे जजेस कोर्ट में बैठ ही नहीं सकेंगे, तो उन्होंने तो ये इंडोर्स किया। उनका ये था, और ये बात ठीक है, क्योंकि उनका ये था कि कंटेम्प्ट का मामला चीफ जस्टिस और कमेटीज को नहीं इस तरह कहना चाहिए था कि उनको ये सारा कुछ अवॉइड हो सकता था अगर जस्टिस याया अफरीदी साहब पिछले 48 घंटों में ही कोई एक्शन लेते। सारी जिम्मेदारी चीफ जस्टिस याया अफरीदी पे है। याया अफरीदी जो है बजाय इसके कि वो सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करें, वो आईनी बेंच को मजबूत कर रहे हैं। और उनके सामने जब जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने मामला बीइंग कमेटी मेंबर कहा था कि फुल कोर्ट बनाएं, 24 आवर्स के बाद तो फिर उन्होंने नहीं बनाया। उन्होंने जुडिशियल कमीशन की मीटिंग बुला ली, और जो हुकूमत चाहती थी, हुकूमत को उनकी मर्जी के जज आईनी बेंच का हो गए और कहा जी कि आईनी बेंच का मामला है, जिसकी वजह से मंसूर अली शाह साहब कहते हैं हमारा तो एक ही वोट होता है और वो एक ही आता है हमारे बंदे के, पर दूसरे पे 11-11 अगर ये फुल कोर्ट याया अफरीदी साहब बना देते, और फिर जो जैसे मंसूर अली शाह ने अपने आज खत में बात की, अब खत था उनका, वो यहाँ आज ऐसा लग रहा है कि उसका जवाब भी जैसे जमाल ने अपने रिमार्क्स में दिया कि जी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और वो तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव खत था, उसका जिक्र ही नहीं किसी आर्डर में, आप कैसे उसको वो बात कर रहे हैं। वहाँ ये बात हुई कि जैसे याया अफरीदी ने, मंसूर अली शाह कहते हैं कि वहाँ बात हुई कि मैं 4 रुकनी बेंच बनाऊंगा। जो ही मैं घर पहुंचा तो 6 रुकनी बेंच नोटिफाई हो गया, और उसमें वो जज जो कमेटी के मेंबर थे, बज़ाहिर ये लगा कि उन्होंने जो आज जो मंसूर अली शाह साहब के साथ हुआ है, इसमें याया अफरीदी साहब ने पूरी जो है वो फैसिलिटेशन की है जिस तरह का बेंच बनाया। देखिए, मैं देख रही थी इश्यूज जो रेज हो रहे हैं आजकल, जो सबसे बड़ा थॉर्न बन रहा है, ये जुडिशियल ऑर्डर वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर का है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का है, फुल कोड बनाना है नहीं बनाना ट्रैकोटमी ऑफ पावर का है, जिसके ऊपर आज भी तीसरी समात में तमाम तर वकला 26वीं यानी तरमीम वाली हेयरिंग के अंदर बार बार बजिद थे कि भी आप फुल कोड बनाएं, जिसके ऊपर उधर भी रेजिस्टेंस आई, जस्टिस मंदोखेल साहब की, जस्टिस मजहर की, जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि ये तो कहीं नहीं लिखा, बना तो सकते हैं आप। देखिए, ये सवाल, असल सवाल ये है कि अगर आप समझते हैं एक बेंच के सामने एक ऑब्जेक्शन आता है कि आपकी जुरिडिक्शन नहीं, तो उस बेंच ने खुद ही डिसाइड करना है ना कि मेरी है या नहीं। हसनात, मेरा मसला और है, मैं तो आई एम जस्ट लुकिंग एट कि जो फायरवर्क्स आज देखने को मिले हैं,
वो एक जज साहब कह रहे हैं कि आलमी अदालत इंसाफ के अंदर ये लेकर जाओगे, बताना पड़ेगा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट क्या है पहले बताना पड़ेगा। ही इज एडमंट। सो आप कह रहे हैं कि इवन इफ द प्रेजेंट entire set of all the judges of the Supreme Court sit down, sir, ये तो एक रेसिपी फॉर डिजास्टर लग रही है। ये तो जुडिशियल सिविल वॉर आप रिपोर्ट कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस माजरत के साथ। जी जी दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट। बिल्कुल ये इसी तरह की सूरत हाल है और हुकूमत के ऑब्जेक्टिव कामयाब रहे हैं। एक तरफ वो जज हैं जो एग्रीव्ड हैं 26वीं यानी तरमीम की, और एक तरफ बेनिफिशियरी हैं 26वीं यानी तरमीम जो कि नहीं मान और रहे ना। इसका हल यही है, आज कुछ वकला ने इसकी सजेशन दी कि सारे जज बैठ जाएं, बेनिफिशियरी भी और एग्रीव्ड, जिसकी मेजॉरिटी होगी वो। लेकिन अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि अब सबको बिठाया जाएगा, क्योंकि जब 8 जज आ जाएंगे फरवरी में तो हुकूमत को इस और इन द प्रोसेस आपके रेगुलर बेंचेस इन अ वे ओएसडी हैं। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। जुडिशियल ऑर्डर माना जा रहा है, खिलाफ उनके तंदोतेज देखिए बयानात भी आ रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा सीरियस फीचर आइन में जमहूरियत है। आपको पता है कि सेनेट का इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की नहीं हुई अभी तक। जी बिल्कुल। रिजर्व सीट का जजमेंट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उस पे काश जैसे मोहम्मद अली मजहर जो खुद सेक्रेटरी हैं वो कुछ सवाल करते, लेकिन नहीं किया गया। मगर ये सवाल उठा है अदालत के अंदर वो जैसे आयशा मलिक ने जी किया। बिल्कुल। तो देखें ये इख्तलाफ है, जजेस देखें इस वक्त शदीद इख्तलाफ है, लेकिन हुकूमत की कोशिश ये है कि आईनी बेंच को मजीद मजबूत आपको किया जाए। इख्तलाफ किस तरह का लग रहा है? 8-7 का लग रहा है? अभी तो आप कह रहे थे वो अकेले हो गए, बट दे स्टिल जस्टिस सादात देखिए हैं, वहाँ जस्टिस जो आयशा 8 मलिक हैं, जो 7 मंसूर अली शाह हैं साहब के साथ 7 हैं वो भी इस चीज़ पे अकील नहीं अब्बासी है। साहब हैं। 7 जो हैं उनमें भी ये इख्तलाफ है कि टाइमिंग पे, जैसे मैंने बताया, वो समझते हैं कि 26वीं यानी तरमीम ठीक नहीं हुई, लेकिन टाइमिंग पे उनको मसला है कि टाइमिंग फ़िलहाल नहीं है, हमें फ़िलहाल जुडिशल रिट्रीव करनी होगी, हमें जो वो इंतज़ार करना होगा तो और इस मामले को। लेकिन दूसरी तरफ ये है जब जजी भर्ती आप करवा रहे हैं मौजूदा निज़ाम से और अब सुप्रीम कोर्ट में 8 जज आ जाएंगे तो फिर और क्या आप इंतज़ार करना है। तो मेरा ख्याल है कि बज़ाहिर अब क्या एक्सपेक्टेड क्या है गोइंग फॉरवर्ड राइट नाउ? अब द बॉल इज एसेंशियली आफ्टर आज मंसूर अली शाह साहब के ऑर्डर के बाद और दूसरी समात के अंदर भी यही जिक्र हुआ है 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर भी सारे वकला ने कहा है कि आप भेजें तो यानी कि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी साहब ने फैसला करना है कि फुल कोर्ट वो बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। देखिए वो ऑर्डर तो मुझे लगता है कि आज इसमें वो डिस्पोज ऑफ किया है उसको वो टच करके ख़त्म ही कर देंगे ना, ये जो 4 जजेस आईनी बेंच के। और इसी तरह जो है वो कल फिर केस लगा हुआ है कस्टम लॉ का, जैसे मंसूर अली शाह ने कहा कि उसी बेंच के सामने फरवरी में लगाएं और आईनी बेंच ने अपने पास लगा दिया है कल। अब ये कल भी सुना जाएगा जिसमें जस्टिस आयशा मलिक विड्रॉ कर चुकी हैं, मगर मंसूर अली शाह साहब का ऑर्डर है कि अब फिर लगाएं उसी 3 रुकनी बेंच के। ये क्या हो रहा है हसनात? देखें ये बड़ी अफसोसनाक और इसकी सारी जिम्मेदारी मैं कहूँगा जस्टिस याया अफरीदी पे है। वो इस पूरे निज़ाम, अगर वो जब भी कोई मसला आता है जहाँ हुकूमत का इंटरेस्ट आता है वो कहते हैं मैं रिक्यूज कर रहा हूँ, मैं अब्सटेन करता हूँ, वो उनका वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के साथ जिस तरह की उम्मीदें लोगों को थी उस तरह वो नहीं खड़े। एक तरफ हुकूमत की प्रो गवर्नमेंट ग्रुप जो बाहर में बरसर इक़्तिदार है, एक तरफ आईनी बेंच है, एक तरफ याया अफरीदी है, हुकूमत है, तो इनकी अच्छा एक नेक्सस है। और एक जुडिशियल कमीशन है जो 180 की रफ्तार से आगे बढ़ जा रही है। बहुत मेरा ख्याल है कि इनके पास पावर भी है और बज़ाहिर ये लग रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह दिन ब दिन बेबस हो रहे हैं। So there is more of the same for the days to come right now, आप कह रहे हैं यही चलेगा? बिल्कुल लेकिन आज कोशिश जस्टिस जमाल की थी, उन्होंने कहा जी ये तमाशा खत्म होना चाहिए। मतलब उनका ये था कि जो रेगुलर बेंच से सवाल उठते हैं ये तमाशा है, यानी उनको बिल्कुल सप्रेस करो। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये जो ऑर्डर अभी आज उन्होंने रिटर्न कहा है कि हम रीजनिंग देंगे उसमें मजीद टाइट किया जाएगा रेगुलर बेंचेस को, खसूसन जैसे मंसूर अली शाह को। और कोशिश यही होगी हुकूमत की तरफ से कि जो वो पहले भी चाह रहे थे कि ताकि जब वो सुपरसीड हुए तो वो रिज़ाइन करें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो रिज़ाइन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हसनात मलिक हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे कि अपनी रिपोर्टिंग करियर में पहली दफ़ा इस तरह के तंदोतेज ज़ाती अटैक्स रिपोर्ट करने को मिल रहे हैं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद अहम खबर के साथ हाजिर होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत मुलाजमत खत्म हुए 24 घंटे गुजर चुके हैं, मगर वो अभी तक अपने ओहदे पर बराजमान है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो एक लंबे अरसे तक इसी ओहदे पर बराजमान रहेंगे, क्योंकि अभी तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती के लिए अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुशावरत शुरू ही नहीं हो सकी। और इस तमाम के दरमियान आज अपोजिशन लीडर ने वाज़ेह तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया है। 26 जनवरी 2025 को सिकंदर सुल्तान राजा और उसके 2 कमिश्नर्स की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो चुकी है। उनमें ज़रा कोई शर्म हो, हया हो, वो अपने
ओहदों से मुस्ताफियों के साइड पे बैठे, उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो गई है। आइन के मुताबिक ऑपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस यानी कि वजीर आजम के दरमियान चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए मुशावरत होनी है, लेकिन ऑपोजिशन लीडर कौमी असेंबली उमर अयूब और सेनेट में ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज इसी हवाले से खतूत भी लिख चुके हैं, मगर हुकूमती अदम दिलचस्पी की वजह शायद वो 26वीं आईनी तरमीम है कि जिसकी पार्लियामेंट से मंजूरी ली गई है। 26वीं तरमीम के मुताबिक जब तक इन ओहदों पर दूसरी शख्सियात की तकर्री नहीं होती, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर दो अरकान अपने अपने ओहदों पर बरावजमान रहेंगे एंड दिस कैन बी इनडेफिनेटली। नाज़रीन, गुज़िश्ता माह 12 दिसंबर को आज़ाद हैसियत से मुंतखब होने वाले रुकन कौमी असेंबली आदिल खान बज़ई को डिसीट करने के इलेक्शन कमीशन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार देते हुए अपने फैसले में कहा कि इलेक्शन कमीशन आदिल बज़ई को डिसीट करने से मुतल्लिक अपने फैसले के बारे में सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन ना कर सका। फैसले में इलेक्शन कमीशन के कॉन्डक्ट पर सख्त सवालात भी उठाए गए कि जिसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ने किसी एक सियासी जमात की तरफ झुकाव के तासर को हकायक के मुनाफी करार देते हुए कहा है कि तबसरा निगार इस पर अपनी राय देने से कबल कम अज कम एक दफा इसे गौर से पढ़ लें और फिर फैसला कर लें कि कौन सा इदारा जानिबदार है। यह दूसरी बार है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद रद्द अमल दिया है, मगर इस तफसील में जाने से कबल आपको बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा सरबरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को 26 जनवरी को अपने ओहदे की 4 साल मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बाद रिटायर होना था, मगर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक ऐसे इलेक्शन कमीशन के सरबराह हैं कि जिसके इकदामात की वजह से पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तकसीम हो चुका है। सिकंदर सुल्तान राजा के बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इकदामात ने सियासी जमातों में एक ऐसी खलीज पैदा की जिसे शायद नए कौमी इंतखाबात भी ना पुर कर सकें। उनकी सरबराही में इलेक्शन कमीशन ने ऐसे फैसले किए कि जिसने सुप्रीम कोर्ट को अंदर से तकसीम कर दिया। मोअज़्ज़िज़ जजेस एक दूसरे के सामने खड़े दिखाई दिए। सिकंदर सुल्तान राजा एक ऐसे इलेक्शन कमीशन के सरबराह रहे कि जिस पर एक जमात और उसके सरबराह को निशाना बनाने के इल्जामात का सामना रहा। यही नहीं, सिकंदर सुल्तान राजा ने मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के अहकामात को भी हवा में उड़ाया, जिससे इस तासुर को तकवीयत मिली कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा बालादस्त इदारा है। सिकंदर सुल्तान राजा के इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसा इलेक्शन करवाया कि जिसने मुल्क की जमहूरियत को वो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है कि जिसका अजाला शायद कभी ना हो सके। हम आपके सामने सिकंदर सुल्तान राजा के चीफ इलेक्शन कमिश्नरी के 4 साल मुद्दत का अहवाल रखते हैं। 21 जनवरी 2020 को तहरीक इंसाफ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तारीख में पहली बार नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए किसी जज की बजाय एक ब्यूरोक्रेट के नाम पर इत्तफाक हुआ और इस शख्सियत का नाम था सिकंदर सुल्तान राजा। दिलचस्प बात यह है कि सिकंदर सुल्तान राजा का नाम हुकूमत की तरफ से पेश किया गया और यहाँ यह भी अहम है कि उस वक्त के वजीर रेलवे शेख रशीद ने एक खत उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान को लिखा और इस खत में सिकंदर सुल्तान राजा को एक जबरदस्त आदमी करार देते हुए लिखा कि सिकंदर सुल्तान राजा मेहनती, ईमानदार और अपने काम पर तवज्जो मरकूज रखते हैं। उनका करियर बेदाग है और वो खूबियों का मजमुआ है जो आजकल आला अफसरान में नापैद है। शेख रशीद ने उनका नाम मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी पेश किया और अब ये शेख रशीद की रिकमेंडेशन थी या फिर किसी और की, मगर सिकंदर सुल्तान राजा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात कर लिया गया। तहरीक इंसाफ और सिकंदर सुल्तान राजा के दरमियान वर्किंग रिलेशन बेहतरीन अंदाज में मार्च 2021 तक जारी रहा, लेकिन फिर 3 मार्च 2021 को सेनेट में इस्लामाबाद की नशिस्त पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हफीज शेख को अपोजिशन उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी ने 5 वोटों के मार्जिन से शिकस्त दे दी। पीटीआई का मौकफ था कि सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेटिंग के जरिए होने चाहिए, मगर इलेक्शन कमीशन की राय थी कि सेनेट इलेक्शन खुफिया रायशुमारी के तहत ही होंगे। जबकि जब हुकूमत ने सदारती रेफरेंस दायर करके सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी तो सुप्रीम कोर्ट ने खुफिया रायशुमारी के हक में अपनी राय दी। अलबत्ता राय में यह भी कहा कि वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता। अदालती राय को इलेक्शन कमीशन ने अपनी जीत करार दिया, मगर इस्लामाबाद की नशिस्त पर हार को तहरीक इंसाफ ने अपनी शिकस्त करार दिया और वजीर आजम इमरान खान ने पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लेने का फैसला कर लिया। लेकिन साथ ही 4 मार्च 2021 को इमरान खान ने कौम से खिताब करते हुए इलेक्शन कमीशन और ऑपोजिशन पर सख्त तनकीद की। इमरान खान का कहना था कि ऑपोजिशन ने इस्लामाबाद से सेनेट की सीट पर पैसा लगाया और इलेक्शन कमीशन को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि आपने हमारी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। ये कौन सी जमहूरियत है? आपने मुल्क की अखलाकियात को नुकसान पहुंचाया है। वजीर आजम के खिताब का जवाब देते हुए 5 मार्च 2021 को इलेक्शन कमीशन ने एलामिये में कहा कि वजाहत की जाती है कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी
और आजाद इदारा है। हम किसी की खुशनुदी की खातिर आइन और कानून को नजरअंदाज कर सकते हैं और ना ही तरमीम कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के अहकामात या फैसलों पर एतराज की सूरत में आईनी रास्ता इख्तियार किया जाना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को आजादी से काम करने दिया जाना चाहिए। हम किसी भी दबाव में ना आए हैं और ना ही इंशाअल्लाह आएंगे। हमें काम करने दीजिए, कौमी इदारों पर कीचड़ ना उछालें। इलेक्शन कमीशन के जवाब में वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने तब कहा कि इमरान खान के बयान पर इलेक्शन कमीशन को नाराज होने की बजाय शर्मिंदा होना चाहिए था। ये वो पहला मौका था कि जब तहरीक इंसाफ की अपनी ही लगाए इलेक्शन कमिश्नर से लड़ाई शुरू हुई। एक तरफ ऑपोजिशन सेनेट इलेक्शन में हार पर हुकूमत पर तंकीद और इलेक्शन कमीशन का साथ दे रही थी। हुकूमती वज़राए इलेक्शन कमीशन को ऑपोजिशन का माउथ पीस करार दे रहे थे और इलेक्शन कमीशन अपनी वजाहतें जारी कर रहा था। मगर फिर इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ के दरमियान लड़ाई में शिद्दत उस वक्त आई कि जब इलेक्शन कमीशन ने नवंबर 2021 में डस्का ज़िमनी इलेक्शन के मौके पर प्रिजाइडिंग अफसरान की गुमशुदगी और इलेक्शन में मुबैना धांधली की तहकीकात पर अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि डस्का ज़िमनी इलेक्शन आज़ाद, साफ और शफाफ माहौल में नहीं कंडक्ट हुए। डेप्यूटी डायरेक्टर कॉलेजेस मोहम्मद इकबाल ने इलेक्शन अमल में हेरा फेरी के लिए इजलासों में शिरकत की, जबकि एसी हाउस में होने वाले इजलासों में फिरदौस आशिकवान भी शरीक होती रहीं। इंतखाबी अमले और हुकूमती महकमों ने अपना मुनासिब किरदार अदा नहीं किया। इंतखाबी अमला और हुकूमती महकमे अपने गैर कानूनी आकाओं के हाथ में कठपुतली बने रहे। तीसरा इख्तलाफ उस वक्त सामने आया नाजरीन कि जब 10 जून 2021 को हुकूमत की जानिब से इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स बिल कौमी असेंबली से पास करा लिया गया, मगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इस बिल पर 28 एतराजात उठाते हुए कहा कि हल्का बंदियों और वोटर्स के तयन का इख्तियार नादरा की बजाय इलेक्शन कमीशन का है और हुकूमत को बिल से मुतअद्दिद शिकें वापस लेना पड़ गई। तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन के दरमियान चौथा इख्तलाफ उस वक्त हुआ कि जब सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इलेक्शन कमीशन ने 29 जुलाई 2021 को इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान को नोटिस भेजा। ये वही केस था कि जिसमें आगे चलकर तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं मिला। हुकूमत ने नोटिस को इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी करार देते हुए सख्त तनकीद भी की। पांचवा इख्तलाफ उस वक्त हुआ जब तहरीक इंसाफ हुकूमत ने आम इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनरी के जरिए करवाने से मुतल्लिक बिल पेश किया, मगर एक बार फिर इलेक्शन कमीशन ने इस बिल पर भी 37 एतराजात आयद कर दिए। पीटीआई का यह मानना था कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत के हक कानून साजी को गजब करने की कोशिश कर रहा है। तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन के दरमियान बदएतमादी अरूज पर उस वक्त पहुंची कि जब इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ। एक जानिब तहरीक इंसाफ ने जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाने के लिए तहरीक शुरू कर दी। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शंस कॉल होने थे, लॉन्ग मार्चेस किए गए, मीडिया पर अपना केस भरपूर अंदाज में अवाम के सामने रखना शुरू कर दिया। तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस को 220 की स्पीड पर चलाना शुरू कर दिया। बदएतमादी अरूज को पहुंच चुकी थी। तहरीक इंसाफ सिकंदर सुल्तान राजा को जानिबदार करार दे रही थी और ऐसे में 2 अगस्त 2022 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ को गैर मुल्कियों से मिलने वाली फंड्स ममनुआ करार देते हुए पार्टी के फंड्स जब्त करने से मुतल्लिक शोकॉज भी जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पीटीआई को बरतानिया, कनाडा और अमेरिका से आने वाला फंड गैर मुल्की कंपनियों से मिला। पीटीआई ने 8 अकाउंट्स तस्लीम किए, लेकिन इस जमात के मजीद 13 अकाउंट्स भी मिले हैं। फैसले में यह करार दिया गया कि पीटीआई ने पाकिस्तान पॉलिटिकल ऑर्डर 2 और 6 की खिलाफ वर्जी की है और साथ ही इलेक्शन कमीशन ने यह करार दिया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने झूठा सर्टिफिकेट जमा करवाया है। फैसले में करार दिया गया कि जो भी कार्रवाई करनी है वो जमात के खिलाफ की जाए, यानी कि इलेक्शन कमीशन ने बिलवास्ता तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई करने का इशारा वफाकी हुकूमत को दे दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद उस वक्त की शहबाज शरीफ हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला करते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने के साथ साथ मामले में मुलव्विस अफराद के नाम ECL में डालने की भी मंजूरी दे दी और साथ ही गिरफ्तारी का अंदिया भी दे दिया गया। फैसला आने के बाद इमरान खान ने एक इंटरव्यू में इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट को अहमकाना करार देते हुए यह कहा कि सिकंदर सुल्तान राजा का नाम न्यूट्रल्स की जानिब से आया था, मैं तो उसको जानता भी नहीं था। जब इसका नाम आया तो डेडलॉक की वजह से हमने कहा कि ठीक है, मगर फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो मुस्लिम लीग नून के घर का आदमी है। और मैंने जब यही बात न्यूट्रल से की तो उन्होंने कहा कि हम इस बंदे की गारंटी लेते हैं, ये न्यूट्रल रहेगा। साथ ही इमरान खान ने यह भी ऐलान किया कि सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाएंगे। यही नहीं, 21 जनवरी 2020 को शीरी मजारी ने भी सिकंदर सुल्तान राजा के नाम का ऐलान किया।
तहरीक इंसाफ के सरबराह और उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के 1 साल बाद तक उनका भरपूर दिफा किया था और फिर 20 जनवरी 2021 को बतौर वजीर आजम पाकिस्तान ये भी कहा था कि पिछला इलेक्शन कमिश्नर हमारे साथ गेम खेल रहा था। आज जो इलेक्शन कमिश्नर है वो हमारा और अपोजिशन का मुश्तरका लगाया हुआ है, उनके सामने सब कुछ रखिए, सब सामने आ जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फॉरेन फंडिंग फैसले के बाद पीडीएम हुकूमत की तरफ से इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर किया गया। नाज़रीन, फॉरेन फंडिंग फैसले के 2 माह बाद 21 अक्टूबर 2022 को इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वजीर आजम इमरान खान को ना सिर्फ नाअहल करार दे दिया बल्कि उन्हें झूठा डिक्लेरेशन और गलत बयान देने पर करप्ट प्रैक्टिसेस का मुर्तकिब भी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को आइन के आर्टिकल 63(1)(p) और इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 137 और 173 के तहत नाअहल करार देते हुए अपने फैसले में कहा कि इमरान खान इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 174 के तहत काबिल सजा है। यह वही वक्त था कि जब पीटीआई इलेक्शन कमीशन पर इलेक्शन करवाने के लिए दबाव बढ़ा रही थी और साथ ही सुप्रीम कोर्ट भी इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन की तारीखें मांग रहा था और केसेस की समाअत हो रही थी, जबकि इलेक्शन कमीशन इस पर ले तो लाल से काम ले रहा था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कॉन्डक्ट पर सवालात उठाने के दौरान 25 जनवरी 2023 को इलेक्शन कमिश्नर अरकान को धमकियां देने के इल्जाम में पीटीआई के साबिक वजीर फवाद चौधरी पर इस्लामाबाद में न सिर्फ बगावत का मुकदमा दर्ज कर दिया गया बल्कि उन्हें लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि फवाद चौधरी ने जो बयान दिया इसमें बगावत का अंसर बहरहाल कहीं साबित नहीं होता था। इमरान खान को तोशाखाना केस में सजा दिए जाने का मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन पर सख्त तरीन सवालात उठाए। दौरान समाअत एक मौके पर जब वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को इंसाफ के मौके दस्तयाब हैं, इस पर चीफ जस्टिस ने भरमी का इजहार करते हुए कहा कि क्या चेयरमैन पीटीआई यहां कहीं मौजूद हैं? मुझे तो मुल्जिम नजर नहीं आ रहा। क्या मुल्जिम अदालत में है या फिर जेल में कैद है? ऐसा मजाक ना कीजिए। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इलेक्शन कमीशन से यह भी पूछा कि चेयरमैन पीटीआई को कौन से इंसाफ के मौके दिए गए हैं? 3 दफा केस कॉल करके ट्रायल कोर्ट ने मुल्जिम को सजा सुनाकर जेल भेज दिया। चेयरमैन पीटीआई को तो सजा ही नहीं सुना ही नहीं गया। साथ ही वकील इलेक्शन कमीशन से यह भी पूछा कि क्या फौजदारी मुकदमात की समाअत ऐसे होती है कि एक ही दिन में सजा हो जाए? नाजरीन, I think perhaps the most damning accusation against the Chief Election Commissioner will remain to be not holding timely elections in Pakistan. यानी कि पाकिस्तान में बरवक्त इंतखाबात का इनेकाद ना कराना शायद सबसे बड़ा ऑफेंस होगा कि जो मौरख तारीख में लिखेगा। इलेक्शन कमीशन कभी फंडिंग, कभी अमले की ट्रेनिंग और कभी सिक्योरिटी को जवाज बनाकर इलेक्शन करवाने से माजरत करता रहा। हालांकि पहले इलेक्शन कमीशन अप्रैल 2022 में पहले पंजाब के इलेक्शन कराने पर तैयार हुआ और फिर अक्टूबर की तारीख दी गई और फिर मुल्क भर में नवंबर में इलेक्शन कराने के लिए तैयार हो गया। इलेक्शन कमीशन ने पहल 21 अरब रुपए की फंडिंग जारी ना होने को बुनियाद बनाकर इलेक्शन मुलतवी होने का बहाना बनाया। फिर सदर मुमलिकत के साथ इलेक्शन की तारीख देने के इख्तियार पर जंग छेड़ दी गई और फिर सूबों और वफाक के अलग अलग इलेक्शन कराने से इनकार कर दिया गया और फिर सिक्योरिटी एहलकारों की कमी का मामला उठा दिया गया और फिर 90 दिन में इंतखाबात कराने की आईनी मुद्दत को खातिर में ना लाया गया और फिर मर्दमशुमारी को जवाज बनाकर बिलाखिर इलेक्शन को 8 फरवरी तक इल्तवा में डाल दिया गया। इतनी तवालत के बाद भी अभी तक इलेक्शन कमीशन इंतखाबी मामलात में बार बार तोसी करता रहा और शायद ये पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर है हमारी तारीख में जो इलेक्शंस के बाद आज तक मीडिया के सामने पेश नहीं हुए। 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ने 28 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया है, लेकिन अभी तक इस सिस्टम की तजर्बाती मशकें मुकम्मल नहीं हुई और बिलाखिर फरवरी का महीना आ गया। ये वही वक्त था नाजरीन कि जब इंटरनेट बंदिश मामूल बन चुका था कि जिसके जवाब में 1 फरवरी 2024 को चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने पूरे मुल्क को बावर करवाया था कि इंटरनेट बंद हुआ तो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम ऑफलाइन काम करता रहेगा। लेकिन हुआ क्या, ये हम सब के सामने है। पूरा का पूरा सिस्टम मुंजमद हो चुका था। एवरीथिंग वाज ऑन अ स्टैंड स्टिल। नाज़रीन, इलेक्शन से महज 2 माह कबल दिसंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देते हुए बल्ले का निशान वापस ले लिया। ये वही वक्त था कि जब पीटीआई को इलेक्शन कमीशन की तरफ से बल्ले का निशान तक जारी नहीं किया गया था और यह तासुर मजीद गहरा होता जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन बल्ले का निशान अलॉट करने में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उस वक्त पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक केस की समाअत कर रहा था और इस समाअत को तूल दे रहा था। और बिलाखिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने पीटीआई से इंतखाबी निशान वापस लेते हुए यह कहा कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं मिलेगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने
23 नवंबर 2023 को दिए गए फैसले में की गई हदायत पर अमल नहीं किया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला ऐसे वक्त आया कि जब पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई की दरख्वास्तों पर फैसला 22 दिसंबर तक सुनाने का हुक्म दिया था। पीटीआई की जानिब से यह फैसला पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया और पेशावर हाई कोर्ट ने 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। माहिरीन के मुताबिक यह वो मौका था कि जब इलेक्शन कमीशन बतौर इदारा तहरीक इंसाफ के खिलाफ बहैसियत एक पार्टी बनकर सामने आ गया था और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की इलेक्शन कमीशन ने। फिर 3 जनवरी को पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील पर हुक्म इम्तना वापस ले लिया, मगर फिर 10 जनवरी को अपना महफूज फैसला सुनाते हुए पीटीआई को बल्ले के इंतखाबी निशान के साथ इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी गई। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज कर दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस करने के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया, जिसके बाद पीटीआई अमली तौर पर इंतखाबी निशान से महरूम हो गई। तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन बगैर किसी निशान लड़ा और इस मुतनाज़े इलेक्शन के नतीजे में मार्ज़े वजूद में आने वाली असेंबली में मखसूस नशिस्तों के मामले पर भी तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन में एक बार फिर फड्डा बन गया और बल्ले का निशान वापस लेने के फैसले ने जिस फड्डे को जन्म दिया, उसने जहां मुआशरे को मुकम्मल तौर पर डिवाइड और तकसीम और पोलराइज कर दिया, वहीं सुप्रीम कोर्ट भी तकसीम दिखाई दी। इलेक्शन कमीशन ने रिजर्व सीट्स तहरीक इंसाफ की बजाय दीगर जमातों में बांट दी, तकसीम कर दी, तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 के तनासुब से फैसला दीगर जमातों के खिलाफ दिया तो सुप्रीम कोर्ट तकसीम हो गई। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस काजी फायज ईसा एक दूसरे के आमने सामने दिखाई दिए। 12 जुलाई 2024 को 8 जजेस पर मुश्तमिल अक्सरियती फैसले में यह कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है। इंतखाबी निशान खत्म होने से किसी जमात का इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक खत्म नहीं होता और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की अहल है। और फिर 23 सितंबर 2024 को अपने तफसीली फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का जामिन और हुकूमत का चौथा सतून है। इलेक्शन कमीशन फरवरी 2024 में अपना यह किरदार अदा करने में नाकाम रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट फैसले ने इलेक्शन एक्ट को गैर फाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को टेक ओवर कर लिया है। अब इलेक्शन कमीशन किस कानून के तहत काम करे? बेहतर है कि सुप्रीम कोर्ट अब इलेक्शन कमीशन को खुद चला ले और इलेक्शन कमीशन को अपनी ब्रांच बना ले। जस्ट इमेजिन, क्या दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा होता है कि एक रियासती इदारा मुल्क की सबसे बड़ी अदालत पर इस किस्म का तबसरा करे? नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन के साथ साथ मखसूस नशिस्तों के फैसले से इख्तलाफ करते हुए जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने 12 जुलाई के अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादिम करार देते हुए कहा कि फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है और कोई इदारा इस पे अमल करने का पाबंद नहीं है। अभी तक मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल नहीं हो सका हमारे मुल्क में। इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ आज भी एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, जबकि अदालत के अपने जजेस ने उसी अदालत के फैसले के ऊपर अमल दरामद के ऊपर रोकथाम का फैसला सुना दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन भी मुतअद्दिद बार एक दूसरे के सामने आ चुकी हैं। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल गुज़िश्ता माह उस वक्त देखने को मिली कि जब रुकन कौमी असम्बली आदिल बज़ई की रुकनियत मुअत्तली से मुतल्लिक केस में जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में बेंच ने इलेक्शन कमीशन के तरीक़ाकार पर सख्त तरीन सवालात उठाए और दौरान समाअत जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि आदिल बज़ई केस में हक़ाइक़ जांचने के लिए कमीशन ने क्या इंक्वायरी की। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डी-सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि एक हल्के के अवाम को डिसएनफ्रेंचाइज करने का पैमाना तो सख्त होना चाहिए। दौरान समाअत जस्टिस आयशा मलिक ने डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन को रोस्ट्रम पर बुला लिया और कहा कि आपके पास 2 बयान हल्फी आए थे। एक जीतने वाला कह रहा है कि मेरा है, दूसरा वो कहता है कि मेरा नहीं है। आपने किस इख्तियार के तहत बगैर इंक्वायरी एक बयान हल्फी को दुरुस्त मान लिया? जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा कि क्या इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि बस एक बयान हल्फी पसंद नहीं आया, दूसरा आ गया? क्या इलेक्शन कमीशन मुल्क की तमाम अदालतों से बालातर है? आपको किसी चीज की परवाह ही नहीं? क्या आप किसी को नहीं मानते? जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि एक शख्स कहता है कि बयान हल्फी मेरा नहीं, तो इलेक्शन कमीशन तय्युन कैसे करता है? इलेक्शन कमीशन ने हकायक का तय्युन कैसे किया? समझा दीजिए, कौन सा कानून इलेक्शन कमीशन को इख्तियार देता है कि वो इंक्वायरी कर सके? इसी केस के फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी जमात और हुकूमत के हक में झुकाव जाहिर किया है।
अदालती हदायत के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने ऐसा रवैया अपनाया है कि जो उसके आईनी फराइज से मुताबिकत नहीं रखता। इलेक्शन कमीशन समझता है कि उसे दूसरे आईनी इदारों और वोट के बुनियादी हक को नजरअंदाज करने का इख्तियार हासिल है। इलेक्शन कमीशन का हुकूमत के हक में झुकाव जाहिर हो तो ये सियासी निजाम की साख को नुकसान पहुंचाएगा। जबकि जस्टिस आयशा मलिक ने अपने इजाफी नोट में कहा है कि इस मुकदमे के हकाइक जाहिर करते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा है। अपील कुनंदा का पूरा केस इस बात पर मबनी था कि वो कभी मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार या रुकन था ही नहीं। इनहराफ का मामला सामने आया तो इलेक्शन कमीशन ने अपील कुनंदा के किसी सबूत को ना देखा। सरबरा मुस्लिम लीग नून की बात को इलेक्शन कमीशन ने बगैर जांच पड़ताल कबूल कर लिया। ये इकदाम जाहिर करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी जमात और हुकूमत के हक में झुकाव जाहिर किया है। इलेक्शन कमीशन को सियासी असर रसूख या सियासी इंजीनियरिंग के ताबे नहीं होना चाहिए। हुकूमत के हक में इलेक्शन कमीशन का झुकाव सियासी निजाम की कानूनी हैसियत को मुतासिर करेगा। मुल्क को एक आजाद आईनी इदारे की जरूरत है ताकि इंतखाबात के जरिए अवाम की मर्जी को अमली जामा पहनाया जा सके। यह अफसोसनाक है कि इस अदालत के वाज़ेह अहकामात के बावजूद इलेक्शन कमीशन अपने आईनी फराइज के बरक्स तर्ज अमल अपनाता है। नाजरीन, ये कहना गलत ना होगा कि सिकंदर सुल्तान राजा मुल्क के मुनफरिद तरीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और कब तक इस ओहदे पर बरा जमान रहते हैं शायद किसी को नहीं पता। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।